नमस्ते दोस्तों, नाइटमेयर विद जतिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जतिन और मैं यहां आपको सुनाऊंगा डरावनी और सच्ची घटनाएं। अगर आप भी रहस्यों और खौफनाक मंजरों के शौकीन हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। उर्वशी की मौत के बाद फिर की गांव की फिजा बदल गई थी। वो गांव जो कभी शाम ढलते ही चहकता था, अब सूरज डूबने से पहले ही घरों के किवाड़ बंद कर लेता था। नवीन के घर का आंगन जहां कभी हंसी ठिठोली होती थी, अब मातम का केंद्र बन चुका था। नवीन पिछले 3 दिनों से न सोया था, न उसने अन्न का एक दाना छका था। उसकी आंखें पत्थर आ गई थी और चेहरे की खाल हड्डियों से चिपक गई थी। वो फंदा जिससे उर्वशी लटकी थी, नवीन ने उसे छुआ तक नहीं था। वो रस्सी अभी भी छत की कड़ी से झूल रही थी, जैसे किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। नवीन फर्श पर बैठा उस काली पोटली को घूर रहा था, जो हर बार फेंकने के बाद वापस उसके सिरहाने आ जाती थी। रात के 2 बजे थे। अचानक घर के बाहर लगे पीपल के पत्तों में एक सरसराहट हुई। हवा इतनी ठंडी थी कि नवीन की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। कमरे के कोने से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। नवीन, प्यास लगी है। नवीन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि वो पोटली अपने आप हिल रही थी और उसी के बगल में उर्वशी खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत था। मुझसे दूर रहो। तभी कमरे की दीवारें हिलने लगी। वो बुढ़िया जो बंगले में मिली थी, साए की तरह घर के अंदर आ गई। डर मत बच्चा, तूने मेरा काम अधूरा छोड़ दिया है। बलवंत सिंह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। उसने तो सिर्फ मेरी चोटी काटी थी, लेकिन वो तांत्रिक जिसने मुझे आग के हवाले किया, उसकी जड़ें अभी भी शहर में फल फूल रही हैं। जब तक उसके वंश का आखिरी चिराग नहीं बुझता, मैं तुझे चैन से जीने नहीं दूंगी। बुढ़िया नवीन के करीब आई। नवीन समझ गया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे मौत के इस खेल का मोहरा बनना ही होगा। अगली सुबह धुंध इतनी घनी थी कि गांव की गलियां किसी भूल भुलैया जैसी लग रही थी। नवीन अपनी झोली में वो पोटली और कुछ कपड़े लेकर घर से निकल गया। गांव के बाहर वही विशाल पीपल का पेड़ था जहां उसे पहली बार वो बाबा मिले थे। नवीन के मन में गुस्सा और डर दोनों था। वो बाबा के पास गया। आपने मुझे क्यों फंसाया बाबा? मैं तो सिर्फ काम की तलाश में निकला था। बाबा ने एक लंबी सांस ली। नवीन को एक पल के लिए चक्कर आया और उसकी आंखों के सामने 50 साल पुराना मंजर तैरने लगा। उसने देखा कि यही बाबा जो आज साधु के वेश में है, 50 साल पहले उस डायन के साथ मिलकर तांत्रिक क्रियाएं कर रहे थे। ये बाबा कोई साधु नहीं बल्कि उस डायन के रक्षक और उसके गुरु थे। बेटा, इंसान अपनी किस्मत खुद चुनता है। तू उस दिन मेरे पास आया, वो इत्तेफाक नहीं था। तुझे यहां खींचा गया था। वो डायन जिसे तू बुढ़िया समझ रहा है, वो मेरी शिष्या है। उसे अपनी शक्ति वापस पाने के लिए एक ऐसे इंसान की बलि चाहिए थी जो पवित्र मन का हो और जिसे लालच देकर फंसाया जा सके। तूने उस चिल्लम के 2 कश खींचकर अपना आधा जीवन उसे सौंप दिया था। नवीन का सिर घूमने लगा। तो इसका मतलब मेरी पत्नी की मौत? वो सिर्फ एक बलि थी। अब जा, शहर में विक्रम तेरा इंतजार कर रहा होगा। लेकिन याद रखना,
विक्रम साधारण इंसान नहीं है। उसने अपने पिता से कुछ ऐसी विद्याएं सीखी हैं जो तुझे राख कर सकती हैं। तुझे उसे ये यकीन दिलाना होगा कि तू उसकी मदद करने आया है। नवीन को अपनी बेबसी पर रोना आया। वो एक ऐसे चक्रव्यूह में था जहां हर रास्ता मौत की ओर जाता था। उसने पोटली कसी और शहर जाने वाली आखिरी बस में बैठ गया। शहर की चमक धमक और शोर शराबे में नवीन खुद को और भी असुरक्षित महसूस कर रहा था। बस स्टैंड से उतरकर उसने विक्रम के अस्पताल का पता पूछा। जैसे जैसे वो अस्पताल की ओर बढ़ रहा था, पोटली का वजन बढ़ता जा रहा था। अस्पताल की ऊंची इमारत के सामने खड़े होकर नवीन को घबराहट होने लगी। वह अंदर गया और पूछताछ पर विक्रम का नाम लिया। डॉक्टर विक्रम, वे अभी एक इमरजेंसी सर्जरी में हैं। आप बाहर वेटिंग एरिया में बैठिए। नवीन एक बेंच पर बैठ गया। उसके पास बैठा एक छोटा बच्चा अपनी मां से बोला, मम्मी, इस अंकल के पीछे वो आंटी कौन खड़ी है? बच्चे की मां ने नवीन की ओर देखा। बेटा, वहाँ कोई नहीं है, अंकल अकेले हैं। नवीन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। करीब 2 घंटे बाद एक लंबा सलीके वाला व्यक्ति बाहर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो विक्रम था। जैसे ही विक्रम की नजर नवीन पर पड़ी, उसकी चाल रुक गई। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटी सी रुद्राक्ष की माला निकाली और उसे कसकर पकड़ लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ यह साया किसका है? विक्रम ने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। नवीन चौंक गया। आप देख सकते हैं? विक्रम ने चारों ओर देखा और इशारे से नवीन को अपने केबिन में बुलाया। जैसे ही नवीन केबिन के अंदर गया, विक्रम ने दरवाजे पर एक विशेष प्रकार का भस्म छिड़क दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं डॉक्टर जरूर हूं, लेकिन मेरे खून में मेरे पिता की विद्या दौड़ती है। तुम फिरकी गांव से आए हो, है ना? जहां मेरे पिता की हत्या हुई थी। मुझे मजबूर किया गया है। वो बुढ़िया, वो डायन, उसने मेरी पत्नी को मार दिया। अब वो आपकी जान चाहती है और वो चांदी की डिबिया भी। विक्रम ने पोटली की ओर देखा और उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। ये पोटली नहीं है नवीन, ये उसकी नाभि है। इसमें उसने उन सभी लोगों की आत्माएं कैद कर रखी हैं जिन्हें उसने पिछले 50 सालों में मारा है। और तुम इस पोटली के वाहक बनकर उसे मेरे घर के सुरक्षा घेरे के अंदर ले आए हो। विक्रम के केबिन के भीतर की हवा अचानक इतनी भारी हो गई कि नवीन को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेज पर रखी वो पोटली अब धीरे धीरे आकार बदल रही थी। पीछे हटो नवीन। उसने मंत्रों का उच्चारण करते हुए वो पोटली पर अपना दबाव बनाया। जैसे ही दबाव पोटली पर पड़ा, उसमें से एक ऐसी चीख गूंजी जिसने अस्पताल की दीवारों को हिला दिया। बाहर गलियारे में मौजूद नर्सों और मरीजों को लगा कि शायद कोई मशीन फट गई है, लेकिन नवीन जानता था कि यह चीख किसी इंसान की नहीं थी। तुमने इसे यहां लाकर बहुत बड़ी गलती की है। मेरे पिता बलवंत सिंह जानते थे कि वो डायन वापस आएगी। उन्होंने मुझे मरने से पहले एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि जब फिरकी गांव का कोई मासूम चेहरा तुम्हारे पास मौत का सामान लेकर आए तो समझ लेना कि समय आ गया है। नवीन की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, उसने मेरे भाई आर्य को मारने की धमकी दी है। मैं क्या करता? दोष तुम्हारा नहीं है, उसे अपना प्रतिशोध पूरा करना था, इसीलिए उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया। उस डायन का नाम ललिता था। 50 साल पहले वो इसी शहर की एक नर्तकी थी। वो तंत्र मंत्र के जरिए अमर होना चाहती थी।
मेरे पिता के महागुरु भद्रानंद ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी हत्या कर दी। अंत में मेरे पिता ने उसे जीवित जला दिया था, लेकिन उसकी राख में उसके प्रतिशोध की अग्नि शेष रह गई। अचानक अस्पताल के बाहर का मौसम बदल गया। वो यहां आ गई है। उसने शहर के सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया है। अस्पताल की बिजली पूरी तरह गुल हो गई। इमरजेंसी लाइटें लाल रंग में जल रही थीं। जो नजारा उनके सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यह सम्मोहन है। नवीन, अपने कान बंद करो और सिर्फ मेरे पीछे चलो। हमें अस्पताल के बेसमेंट में जाना होगा। वहां मेरे पिता ने एक प्राचीन यंत्र दबाया था जो इस मायाजाल को काट सकता है। विक्रम, अपने पिता की तरह बहादुर बनने की कोशिश मत कर। वो डिबिया मुझे दे दे और मैं इस शहर को छोड़ दूंगी। जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद शेष है, तुझे वो डिबिया नहीं मिलेगी। वे भागते हुए बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचे। यहां का सन्नाटा और भी डरावना था। पुरानी मशीनों और धूल के बीच एक छोटी सी कोठरी थी। कोठरी के भीतर एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। यही है वो। इसमें उसकी आत्मा का वो हिस्सा है जो उसे शरीर दे सकता है। अगर यह उसे मिल गई तो वो अजेय हो जाएगी। तभी कोठरी की छत फटी और डायन साक्षात उनके सामने उतर आई। उसका रूप अब और भी विकराल था। आखिरकार विक्रम, तूने मेरा काम आसान कर दिया। मैं इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकती थी, लेकिन तूने इसे खोल दिया। डायन ने नवीन की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। नवीन, क्या तू अपनी पत्नी को वापस नहीं चाहता? क्या तू नहीं चाहता कि उर्वशी फिर से तेरे आंगन में चहके? बस वो डिबिया उठाकर मुझे दे दे और मैं उसे जीवित कर दूंगी। नवीन के दिमाग में उर्वशी की यादें उमड़ने लगीं। उसकी हंसी, उसका चेहरा। उसे लगने लगा कि शायद वो सच कह रही है। उसका हाथ डिबिया की ओर बढ़ने लगा। नवीन, नहीं, वो झूठ बोल रही है। मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। लेकिन नवीन जैसे किसी गहरी नींद में था। उसने डिबिया उठा ली। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन डायन ने एक अदृश्य प्रहार से विक्रम को दीवार की ओर फेंक दिया। विक्रम का सिर दीवार से टकराया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। नवीन का सम्मोहन टूट गया। उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने डिबिया देने के बजाय उसे कसकर पकड़ लिया और अपनी जेब से वो माचिस निकाली जो वो गांव से लेकर आया था। तूने मेरी दुनिया उजाड़ दी। अब मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। नवीन ने पूरी पोटली को आग लगा दी। डायन की चीख ने अस्पताल की नींव हिला दी। वो हवा में छटपटाने लगी। उसका शरीर कभी धुएं में बदलता तो कभी मांस के लोथड़ों में। तूने मेरी 50 साल की तपस्या जला दी। उसने अपना हाथ हवा में झटका और नवीन लोहे की एक अलमारी से जा टकराया। डायन को समझ आ गया कि उसका अस्तित्व अब उस पोटली में कैद होने वाला है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर नवीन की ओर बढ़ी। अगर मैं नहीं रहूंगी तो तू भी नहीं रहेगा। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और 50 साल पुराने रुद्र त्रिशूल को उठा लिया। निशाचरी, अपना अंत देख। विक्रम ने त्रिशूल को डायन की पीठ में घोंप दिया। नहीं। डायन का साया हवा में ही बिखर गया, जैसे किसी ने शीशा तोड़ दिया हो। धमाका इतना तेज था कि पूरी
पूरा बेसमेंट धुएं से भर गया। जब धुआं छंटा तो विक्रम ने देख उसके पास न तो नवीन था, न वो पोटली और न ही वो डायन। अस्पताल की लाइटें वापस आ गईं। बाहर का मौसम साफ हो गया और सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आने लगी। जो मरीज और नर्सें सम्मोहित थे वे ऐसे उठे जैसे किसी गहरी नींद से जागे हों। उन्हें कुछ याद नहीं था। हफ्तों बाद विक्रम फिर की गांव पहुंचा। उसने वो कलश गंगा में प्रवाहित कर दिया था। उसने देखा कि नवीन का भाई आर्य अब ठीक है और वो शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की तैयारी कर रहा है। विक्रम ने आर्य की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का फैसला किया। जब विक्रम गांव से वापस लौट रहा था तो उसकी नजर उसी पीपल के पेड़ एच पर पड़ी। वहां वो रहस्यमयी बाबा अब नहीं थे। उनकी जगह एक छोटा सा पत्थर का चबूतरा बना था जिस पर किसी ने ताजे फूल चढ़ाए थे। गांव वालों का कहना था कि अब रात को कोई सिसकी सुनाई नहीं देती, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को नदी के किनारे एक युवक और एक युवती का साया हाथ पकड़ ढहाकर टहलते हुए दिखाई देता है। वे दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। नवीन ने अपना प्रतिशोध नहीं बल्कि अपनी मुक्ति चुनी थी। उसने उस डायन के 7 जन्मों के चक्र को अपने एक जन्म के बलिदान से तोड़ डेट आज दिया था। पर कहते हैं कि पहाड़ों की इन वादियों में राज कभी पूरी तरह दफन नहीं होते। दूर किसी दूसरे गांव में एक और पुराने बंगले का दरवाजा हवा से खुला है और वहां एक नई पोटली किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रही है, क्योंकि बुराई कभी मरती नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेती है।